ठीक है। डुअलिज्म इन ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है, द्वैतवाद कहाँ से निकल कर के आया, ये किसकी विचारधारा है ना, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। समझिए, द्वैतवाद की शुरुआत बर्नहार्ड वारेनियस ने सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, उनकी पुस्तक आई थी बर्नहार्ड वारेनियस की ज्योग्राफिया जनरलिस, और ज्योग्राफिया जनरलिस में द्वैतवाद की बात की गई थी। वो जो द्वैतवाद था उसमें क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को लेकर के था। भूगोल को दो तरीके से उसमें डिफाइन किया गया था, एक था क्रमबद्ध तरीके से और एक था प्रादेशिक तरीके से, है ना। हालांकि हम्बोल्ट के काल में, रिटर के काल में ये चीज़ें थी क्रमबद्ध और प्रादेशिक। बाद में चल करके इसको सामान्य भूगोल के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद का सामान्य अर्थ है एक ही बात को दो तरीके से कहना, है ना। इसका मूल अर्थ समझिए द्वैतवाद का। द्वैतवाद यानी कि डुअलिज्म का मतलब है, अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में कहें तो एक ही बात को दो तरीके से कहना, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई किसी बात को अपने हिसाब से कह रहा है, तो कोई किसी बात को, उसी बात को, है ना, किसी दूसरे थ्योरी के अनुसार कह रहा है, तो वो जो द्वैतवाद होता है इसको क्या बोलेंगे, द्वैतवाद बोलेंगे। क्लियर है। तो द्वैतवाद की शुरुआत करने वाले विद्वान थे वो बर्नहार्ड वारेनियस थे। आगे इसके कुछ कई प्रकार हैं, उन प्रकारों को हम लोग समझेंगे तो और भी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक ना। देखिए, अगर हम द्वैतवाद की सबसे पहले बात करें तो द्वैतवाद को सबसे जो पहला द्वैतवाद बांटा जाता है वो होता है सामान्य भूगोल, बनाम प्रादेशिक भूगोल। ठीक ना, यानी कि जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए, सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। सामान्य भूगोल का अर्थ क्या है कि बिल्कुल सामान्य, जो इसी को हम्बोल्ट के काल में क्रमबद्ध भूगोल के नाम से जाना जाता था। सामान्य भूगोल में संपूर्ण विश्व को एक इकाई मान करके उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम सामान्य भूगोल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको विश्व के महाद्वीपों का अध्ययन करना है तो किसी एक महाद्वीप को लिए, ठीक ना, उसका अध्ययन किए, फिर दूसरे महाद्वीप को लिए उसका अध्ययन किए, फिर तीसरे महाद्वीप को लिए उसका अध्ययन किए, और इस तरीके से अध्ययन करते समय उस महाद्वीप में जितने भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इन सारी चीज़ों का हम एक ही बार संपूर्ण अध्ययन कर लिए, तो वो जो अध्ययन होता है वो सामान्य भूगोल की श्रेणी में उसको हम रखेंगे। लेकिन प्रादेशिक भूगोल ये कहता है कि नहीं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो पहले एशिया महाद्वीप के अलग अलग देशों का हम अध्ययन करेंगे, है ना, या नदियों का अध्ययन करेंगे, पर्वतों का अध्ययन करेंगे, या रेगिस्तान का अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक मतलब कि प्रदेश के अनुसार हम धीरे धीरे एक एक करके भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हो गया प्रादेशिक भूगोल। सामान्य भूगोल में संपूर्ण विश्व को एक इकाई मान करके इसका अध्ययन किया जाता है। समझिए, जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे वो लगभग सामान्य भूगोल का समर्थन करते थे, है ना, लेकिन बाद में चल करके जो रोमन ज्योग्राफर्स आए, इन लोगों ने धीरे धीरे प्रादेशिक स्तर की चीज़ें लाई, और बाद में जो जर्मन विद्वान आए जैसे कि रिटर वगैरह हो गए, है ना, इन लोगों ने क्या किया कि संपूर्ण रूप से प्रादेशिकरण इसका कर दिया। स्ट्रैबो थे जो रोमन ज्योग्राफर थे, वो भी प्रादेशिकरण के समर्थक थे, है ना। प्रादेशिक, जैसे कि स्ट्रैबो ने क्या काम किया कि प्रादेशिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर देशों की, प्रदेशों की सीमाएं निर्धारित की, नदियों के द्वारा, पहाड़ों के द्वारा, ये सारी बातें थी। उससे पहले से हम्बोल्ट के काल में, बाद में चल कर के, या पहले भी क्या होता था कि संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानते थे कि एक ही बार सबका हम अध्ययन करेंगे, अलग अलग जैसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से जब आगे ये बात चली, देखिए है क्या चीज़, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आप एक एक प्रदेश के अनुसार, जैसे भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हम अगर प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं, भारत का अगर हम प्रादेशिक अध्ययन करेंगे
तो एक एक स्टेट का अध्ययन करेंगे, उस स्टेट में किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की फसल होती है, कितनी जनसंख्या है, ठीक ना। और अगर हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, तो क्रमबद्ध रूप से क्या करेंगे कि संपूर्ण भारत में अलग अलग विविधताएं जितनी हैं, भाषा, धर्म, बोलियां या फिर जो जलवायु है अलग अलग क्षेत्रों में, हम एकाकी रूप से उसका अध्ययन कर लेते हैं। जो दूसरा प्रकार बांटा गया है वो है संभववादी बनाम निश्चयवादी भूगोल। ठीक ना, संभववादी बनाम निश्चयवादी भूगोल। इसमें समझिए क्या बात कहेगी। देखिए, जब हम जर्मन विचारधारा पढ़ते हैं और फ्रेंच विचारधारा पढ़ते हैं तो ये बात हमको समझ में आती है। जर्मन विद्वान जितने भी थे वो सब नियतिवादी थे, निश्चयवादी थे, प्रकृति के अनुसार वो कार्य करते थे, है ना। जो फ्रेंच ज्योग्राफर्स थे, फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने संभववाद को आगे बढ़ाया, संभववाद की शुरुआत की। जैसे कि विडाल डी ला ब्लास उसमें प्रमुख विद्वान थे, उन्होंने संभववाद की शुरुआत की। इसमें उन्होंने कई बातें बताई हैं, जैसे कि निश्चयवाद में कहा जाता है कि प्रकृति ही सर्वोपरि होती है और मानव एक निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है ना, पैसिव एजेंट है, निष्क्रिय कार्यकर्ता है मनुष्य। निश्चयवादी में क्या कहा जाता है कि मानव एक निष्क्रिय कार्य करता है और प्रकृति पूरी तरीके से क्या करती है कि मानव पर नियंत्रण रखती है। जबकि संभववादी में कहा गया है कि नहीं, मानव अपने हिसाब से प्रकृति को बदलता है। तो यहाँ से अध्ययन के दो पहलू हो गए। एक तो प्रकृति के आधार पर भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है, प्रकृति को सर्वोपरि मान के उसका अध्ययन किया जा रहा है, और दूसरा जो है कि संभववादी यानी कि पॉसिबिलिज्म, है ना, मनुष्य जो कर सकता है उस संभावना के आधार पर हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा जो द्वैतवाद लिया जाता है, या कहें कि तीसरा द्वैतवाद बन गया है, वो है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। ठीक ना, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, भौतिक भूगोल कहता है कि बिना मानव के हस्तक्षेप के जितने भी पर्यावरण में चीज़ें उपस्थित हैं उन सारी प्राकृतिक चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। अब एक बात समझिए कि मानव रह रहा है तो पर्यावरण में ही। कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, हम मानव के हिसाब से भूगोल का अध्ययन करेंगे कि मानव प्रकृति में क्या करता है, क्योंकि मानव ही पढ़ रहा है, लिख रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी भी है प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है, तो सब मानव के आधार पर ही चल रहा है। तो कुछ विद्वानों का कहना था कि भूगोल का अध्ययन मानवों के हित को देख करके होना चाहिए। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि हमने चट्टानें पढ़ ली, ज्वालामुखी पढ़ लिया, ठीक ना, नदियाँ पढ़ ली भौतिक भूगोल में, लेकिन मानव नदियों से, ज्वालामुखी से, चट्टान से किस प्रकार से संबंधित है उसका अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। तो एक प्रकार का ये भी द्वैतवाद है। देखिए, जितने भी द्वैतवाद है ना, भ्रमपूर्ण हैं, अतार्किक हैं। अतार्किक का मतलब इनके बीच में तर्क करना या केवल एक ही को लेकर के चलना मूर्खता है, क्योंकि जितने भी द्वैतवाद हैं वो सब एक दूसरे के पूरक हैं। बात समझ में आ रही है। अगर अध्ययन करना हो तो हम सामान्य भूगोल को और प्रादेशिक भूगोल को अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं। हम केवल प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे तो भी हमारा काम नहीं चलने वाला है, और केवल सामान्य भूगोल पढ़ेंगे तो भी हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयों को जानने के लिए प्रादेशिक भूगोल की जरूरत पड़ती है, और संपूर्ण तरीके से एक पूरा ओवरव्यू बनाने के लिए हमें सामान्य भूगोल की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से हमें निश्चयवादी भूगोल की भी जरूरत है। प्रकृति के आधार पर भी हमें देखना है कि प्रकृति को क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें रहना है उसमें, तो प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रकृति किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर रही है वो देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि मानव प्रकृति में क्या संभावनाएं खोज रहा है और मानव प्रकृति को किस हिसाब से प्रभावित कर रहा है ना। तो ये भी एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग इनको नहीं कर सकते। इसके अलावा
भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसके अलावा एक और द्वैतवाद आता है ना, जिसका नाम है ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल। देखिए, इस द्वैतवाद का भी कोई मतलब नहीं है, इस द्वैतवाद का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ऐतिहासिक का मतलब कि जो इतिहास में हुआ हो, और समकालीन का मतलब उसके समक्ष, उस दौरान, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, कौन था, क्या बातें थी, क्या कहा गया था, या क्या घटना घटी थी, किस प्रकार के स्थल का निर्माण हुआ था, है ना। सामान्य शब्दों में जैसे अगर कहा जाए कि बताइए, इतिहास में जैसे पूछा जाता है ना, अकबर के समकालीन कौन थे, तो जैसे तानसेन का नाम आता है, तानसेन अकबर के नवरत्न थे, अकबर के समकालीन थे। कबीरदास किसके समकालीन थे, मीराबाई किसके मतलब एक राजा दूसरा कोई, और उसी के काल में दूसरी विचारधारा को लेकर के चलने वाला कौन था, ठीक ना। तो दो पहलू चल रहे थे। भूगोल में भी वही सेम चीज़ें यहाँ पर, ऐतिहासिक बनाम समकालीन का कोई मतलब नहीं था निकालने का कि इतिहास में क्या क्या हुआ उसको देखिए, फिर उसके समकालीन और क्या क्या घटनाएं चल रही थी। जैसे अगर कहा जाए कि जिस समय हिमालय की उत्पत्ति एशिया में हो रही थी, है ना, यूरेशियन और इंडियन प्लेट अगर टकरा रही थी, अगर हम बात करें कि अगर हिमालय की उत्पत्ति जिस समय हो रही थी उस समय अमेरिका में क्या हो रहा था, समझ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ना। इतिहास में अगर हम चलें कि इतिहास में क्या हुआ, तो अलग अलग हम पढ़ें कि पहले इंडियन प्लेट की हिस्ट्री में क्या हुआ, फिर अमेरिकन प्लेट के इतिहास में क्या हुआ, और जब इंडियन प्लेट के इतिहास में कुछ घटना चल रही थी, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था उस समय इंडीज पर्वत की क्या स्थिति थी, या अमेरिकन प्लेट की क्या स्थिति थी, तो वो समकालीन हो गया, एक के समकालीन। तो ये कुछ विद्वानों का भी मानना है कि इसको भी बांटना मतलब फिजूल खर्ची था, फिजूल था, वह तार्किक था, ये भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, है ना। लेकिन भाई विद्वान है, अपनी विद्वता तो दिखानी है, तो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें तो उसमें निकल करके सामने आनी। भाई बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, और सामने निकल करके आना भी जरूरी है। एक और द्वैतवाद पूछा जाता है आपसे, वो है सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक, ठीक ना। ध्यान से अगर सुनेंगे तो इन सारी चीज़ों को आप बता देंगे। सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक, है ना, थियोरेटिकल वर्सेस बिहेवियरल। सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक का मतलब, जैसे अगर आप आग से खेल रहे हैं तो जलेंगे ही, संभावना है ना जलने की, बताइए, ठीक ना। तो अब उसमें कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, थोड़ा सा आप इतने मीटर की दूरी बना करके खेलते, या ये डायामीटर आपका होता है, या उतना डिस्टेंस होता है, उसमें थोड़ा सा तर्क ला दे, सिद्धांत ला दे, तो भी सही है और व्यवहारिक भी सही है, ठीक ना। जैसे अगर आप गूगल को देख करके वर्तमान युग की अगर हम बात करें, तो कहीं पर किसी डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हैं, गूगल मैप को देख करके जा रहे हैं, और गूगल मैप पर ये दिखा रहा है कि रोड बिल्कुल बढ़िया एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 2 दिन पहले उसी रोड पर आगे जा कर के कोई ब्रिज था नदी पर, और 2 दिन पहले वो ब्रिज टूट गया है, तो गूगल मैप आपको ये थोड़ी बताएगा कि वो ब्रिज टूट गया है। तो थियोरेटिकल सैद्धांतिक रूप से तो आप सही चल रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से तो ये है कि नहीं, आपने भाई, क्योंकि वो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सब कनेक्टेड है, वो बढ़िया एकदम नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से आप चल रहे हैं। लेकिन आप जाते हैं तो व्यवहारवादी जो हैं, मतलब व्यवहारवादी का मतलब कि जो गांव गिराव के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, वो आपको मना करते हैं कि भैया देखो आगे रोड खराब है, जाओ मत, लेकिन आप करें ना, गूगल तुमको बता रहा रोड ठीक है, तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, तो चल दिए। बात समझ में आ रही है। तो आगे जाने पर पता चला कि रोड तो ख़राब है, ब्रिज टूटा हुआ है, आप जा नहीं सकते, तो वहाँ पर आपका सिद्धांत काम नहीं करेगा। बात समझिए, वहाँ पर आपका सिद्धांत काम नहीं करेगा, वहाँ पर व्यवहार ही काम करेगा ना। जो मानव की जो सोच है, मानव की जो विचार है, जिस तरीके से मानव एक दूसरे से अटैच होता है, वो काम करेगा। दूसरी बात, सिद्धांत वहाँ काम करे, मान लीजिए आप गूगल वूगल देख के चल रहे हैं जहाँ मानव बिल्कुल ना हो, और आपको एकदम सिद्धांत पर चलने की ही ज़रूरत हो, जहाँ पर व्यवहारवाद से काम नहीं चलने वाला है, ठीक ना।
व्यवहारवाद से काम नहीं चलने वाला है का मतलब, फॉर एग्जांपल समझिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर के अधिकारी ने आपसे कह दिया कि ये काम करिए। जैसे कभी मूवी में आप लोग देखे होंगे, है ना, पिक्चर में कभी कभी क्या होता है कि कोई पुलिस वाला है, उसके ऊपर का अधिकारी कहेगा कि तुम जाओ फलाने को अरेस्ट करो या उसको मस्ट अरेस्ट करो, है ना। या सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कभी कोई तेज तर्रार ऑफिसर होता है, किसी गुंडे को पकड़ के जेल में बंद कर देता है, ठीक ना। अब उसका जो लीडर होता है, ऊपर नेता, वो क्या करता है कि वो तुम्हारे बड़े अधिकारी को फ़ोन करेगा, फ़ोन करके कहेगा कि फलाने को छोड़ दो, ठीक है। तो आप छोड़ दिए तो ये व्यवहारवाद हो गया। और थियोरेटिकल क्या है, थियोरेटिकल क्या है, आप जान रहे हैं कि हम फंसने वाले हैं, अगर इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आगे चल के मेरे लिए समस्या आ जाए या मेरे फर्ज के हिसाब से ये काम ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे कि इसको लिख के दीजिए। मूवी में भी ऐसा आप देखे होंगे, आप कहेंगे आप लिखित दीजिए, रिटन, एज अ ऑफिसर आप मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, रिटन में दीजिए ये चीज़ कि इसको हम मेरे कहने पे इसको छोड़ दिया जाए, तो मैं छोड़ दूंगा। तो रिटर्न में वो चीज़ देते नहीं हैं। तो व्यवहारवाद की भी ज़रूरत पड़ती है और सिद्धांतवाद की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना सिद्धांतों के, बिना नियमों के कुछ भी नहीं चलने वाला है, और बिना व्यवहार के भी कुछ नहीं चलेगा। भाई व्यवहारवाद भी ज़रूरी है ना। व्यवहारवाद के कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत गरीब बच्चा है या जो भी है, बहुत 2 साल से 3 साल से तैयारी किया है, गया एग्ज़ाम देने, कोई बड़ा एग्ज़ाम था, मान लीजिए कि 9:30 बजे उसका गेट बंद हो जाना था, आधा घंटा पहले 10 बजे से एग्ज़ाम है। तो अगर 9:30 हो गया, 9:30 से 1 मिनट अधिक 9:31 हो गया, तो सिद्धांत तो ये कहता है कि गेट बंद कर दीजिए, उसको मत आने दीजिए, क्योंकि नियम है कि आधा घंटा पहले गेट बंद होना चाहिए, 9:30 बजे बंद हो जाना था। लेकिन वहाँ पर लोगों ने देखा कि नहीं, बच्चा दूर से आया है और एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत कई साल से मेहनत किया हुआ है, तो क्या करेगा वो, 1 मिनट के लिए या 5 मिनट भी लेट हो तो गेट खोल देगा, जाने देगा। तो ये व्यवहारवाद है। तो व्यवहारवाद की भी ज़रूरत पड़ती है और सिद्धांतवाद की भी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है ये चीज़। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी द्वैतवाद बांटे गए, डुअलिज्म बनाया गया भूगोल में, सब का सब क्या था, अतार्किक था, कोई मतलब इसका नहीं था, भ्रम की स्थिति वाली चीज़ें थी। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक ना। एक ही चीज़ को 2 हिसाब से कहने की कोई ज़रूरत थोड़ी है, बात समझिए। एक ही चीज़ को 2 हिसाब से आप कहिए, ठीक ना। जैसे कोई व्यक्ति एप्पल कह रहा है और कोई व्यक्ति सेब कह रहा है तो चीज़ें एक के, केवल भाषा अलग अलग हो गया है, तो कहने का सेंस अलग अलग हो गया है, लेकिन एक ही चीज़ है, सब एक दूसरे का पूरक है, कुछ भी इसमें अलग अलग नहीं है। क्लियर है? तो द्वैतवाद यही था, ठीक ना। जो भी चीज़ें हमने बताई इसको आप याद रखिएगा। इसमें जनरली चीज़ों को आप एग्ज़ाम में भी अगर आता है, अगर थियरी में भी आता है तो आप लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी अगर पूछा जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। द्वैतवाद की शुरुआत सबसे पहले क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल, है ना, की शुरुआत किसने 17वीं शताब्दी में बर्नहार्ड वारेनियस ने, ठीक है। इनको माना जाता है इन्होंने भूगोल में झगड़ा लगा दिया, द्वैतवाद की शुरुआत कर दी। कुछ विद्वान बट गए, कुछ इस साइड हो गए, कुछ इस साइड हो गए, है ना। 5 प्रकार के द्वैतवाद हैं। इन 5 प्रकार के द्वैतवाद को आप याद रखेंगे। क्लियर?